अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारे प्रेजेंटेशन है ये एक्सियल लोडिंग के ऊपर है। इसकी हमने दो सेगमेंट्स लिए हैं प्रेजेंटेशन के। इसमें हमने सब एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं कुछ, और उनसे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल पार्ट में हमने इंक्लूड किए हैं। ये प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आपके कुछ न्यूमेरिक एनालिसिस हैं, तो समटाइम टॉपिक ऐसा होता है कि वो थ्योरी में हमें कवर करना मुश्किल होता है, तो हम उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिकल में नहीं करते हैं। आज हमारा एक्सेल लोडिंग एप्लीकेशन की तरफ आ जाएंगे। आज से पहले जो हमारे प्रेजेंटेशंस थे, जो डिस्कशन थे, उसमें हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस कैसे डेवलप होती है, फोर्स और स्ट्रेस में क्या फ़र्क है, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। फिर हमने स्ट्रेन की बात की, स्ट्रेस स्ट्रेन का फ़र्क बताया, एक्सियल और जो शियर और नॉर्मल स्ट्रेस की हमने बात की, शियर और नॉर्मल स्ट्रेन की बात की, फिर उनके डिफरेंट केसेस की बात की, फिर हमने उनकी रिलेशनशिप की बात की। तो इससे प्रीवियस हमारा एक सेगमेंट स्ट्रेस स्ट्रेन का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं ज़रा एप्लीकेशन ऑफ लोड्स की तरफ। डिफरेंट टाइप के लोड्स हमारे पास अप्लाई होते हैं। कुछ ऐसे लोड्स हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, उन लोड्स को हम एक्सियल लोडिंग कहते हैं। तो इस सेगमेंट में सिर्फ हम ऐसे लोड डिस्कस करेंगे जो अलोंग द एक्सिस हैं, और उनके साथ जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सारी नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। तो इस टॉपिक में कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, ताकि हमारी जो एजम्पशंस हैं वो यही हैं कि देयर इज़ नो शेयर स्ट्रेस, देयर इज़ नो शेयर फोर्स, ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड नॉर्मल फोर्सेस आर देयर, ताकि हमारा टॉपिक सिंपल हो जाए और हमें अंडरस्टैंड करना। आई होप कि आपको आज की प्रेजेंटेशन से आप में एक्सियल लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमारा लेक्चर है एक्सियल लोडिंग पे। अब तक हमने सिंपल स्ट्रेस यूनी एक्सियल लोडिंग की कंडीशंस को और जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस को स्टडी किया है। हम डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस को देखेंगे। उनमें एक एक्सियल लोडिंग आती है, एक फ्लेक्सुरल लोडिंग आती है, एक टॉर्शनल लोडिंग आती है, और एक कंबाइंड लोडिंग आती है। इनको समझने के लिए पहले हमें सिंपलेस्ट स्टार्ट भी करना पड़ेगा। सबसे सिंपल है एक्सियल लोडिंग। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये अलोंग द एक्सिस लोडिंग की जाती है, तो इसके बारे में जो डिस्कशन है, ऑब्वियसली ये चूँकि अलोंग द एक्सिस है, ये नॉर्मल स्ट्रेन स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी और नॉर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी। इसके बारे में जो डिफॉर्मेशन और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो इस स्लाइड में दिए गए हैं, आपसे काइंडली रीड आउट करना। क्योंकि एक्सियल लोडिंग में नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन इन्वॉल्व होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व होता है, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है डिफॉर्मेशन को कोरिलेट करने के लिए with respect to the length of the specimen or length of machine element, stress produced and modulus of elasticity. फर्दर इसको हम एलेबोरेट करें तो स्ट्रेस की जगह हम एक्सटर्नल लोड और जिस एरिया पे वो लोड एक्ट कर रहा है वो हम स्ट्रेस की जगह प्लेस कर सकते हैं। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मल्टीपल पैरामीटर्स को। माइट पॉसिबल है कि एक में आपके पास डिफरेंट लोडिंग क्राइटेरिया हो, स्पेसिमेन की लेंथ सेम हो, एरिया सेम हो आपके पास, उसका मटेरियल सेम हो, लोड डिफरेंट हो, तो हर लोड के लिए फिर आपको डिफरेंट स्ट्रेन डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको आपको सम अप करना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है कि स्पेसिमेन के लोड के साथ लेंथ भी चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी चेंज हो जाए। अब जो एग्जांपल हैं और कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स आपको इसमें दिए गए हैं, उसमें इन तमाम चीज़ों को एलेबोरेट किया कैसे इन चारों फैक्टर के चेंज होने से डिफॉर्मेशन में फ़र्क पड़ता है। इन सिंपलेस्ट केस हम नॉर्मल और यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन सम टाइम मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं होता, लॉट ऑफ मैनी फैक्टर्स के साथ नॉन यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, तो ये इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत रेयर केसेस है कि जिनमें हम ये इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। हाँ, इसी इक्वेशन को हम पिछली इक्वेशन से कोरिलेट करके, जैसे मैंने आपसे कहा कि लोड चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकती है, एरिया चेंज हो सकता है, मटेरियल चेंज हो सकता है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन के टर्म में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है, एक योग है। योग की एग्जांपल आप ऐसे ही समझने कि जैसे हमने एक टांगे के अंदर जो उसके एक्सल्स होते हैं, पहिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर से बना होता है, दे आर कॉल्ड योग। ये बी और सी योग्स हैं।
ये डिफरेंट लोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली ये एक्सटर्नल कनेक्शंस हैं, और उन कनेक्शंस के साथ जब हमने उन कनेक्शन को रिमूव किया है क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी के लिए, तो वो इन टर्म ऑफ लोड आगे के वो कनेक्शन कितना लोड अप्लाई कर रहे थे। अभी जो न्यूमेरिकल हमने आपको कहा कि उसकी स्टेटमेंट थी, उसमें ये कंडीशंस आपको गिवन थी, लाइक ये कोई दो यॉक्स, मतलब इसमें एक स्पोर्ट है, शॉफ्ट है, और शॉफ्ट जो है आगे मीन्स ऑफ यॉक बी एंड सी एक मैकेनिज्म है जिससे ये आगे कनेक्टेड है। एक बात याद रखें, जब हम स्टडी करते हैं किसी एलिमेंट को, तो ऑब्वियसली वो मशीन एलिमेंट इंडिपेंडेंट तो नहीं होता, वो किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस फोर्सेस आपको दिखाई जा रही हैं, इन फोर्सेस का मतलब ये है कि वो यहाँ इन पॉइंट से कनेक्टेड है किसी और चीज़ के साथ। तो जब हमने उन पार्ट्स को रिमूव किया हाइपोथेटिकली इमेजिनरी, तो हमने जो उन पार्ट्स से लोड इस पे अप्लाई होता है, वो लोड हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे दो हैं सेट, सी पॉइंट पे दो सेट हैं, डी, ये वो सेगमेंट है जहाँ पे ये एक एलिमेंट बाकी चीज़ों से कनेक्ट हो रहा है। के का मतलब होता है किलो पाउंड्स। सबसे पहले हमने इसकी लोड डायग्राम बनानी है। लोड डायग्राम आपकी ऐसे बनेगी, तो हम देखते हैं कि इस लोड डायग्राम को हम कैसे बना रहे हैं। इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हैं या राइट हैंड साइड से। तो ऑब्वियसली जब आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे तो फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ कहेंगी, राइट हैंड साइड से मूव करेंगे तो फोर्सेस की डायरेक्शन कुछ कहेंगे। जब आपकी विजन या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपकी असेसमेंट ये होगी कि मैग्नीट्यूड क्या है और फोर्स की सेंस क्या है, स्ट्रेस की सेंस क्या है। लेकिन अभी इस लेवल पे आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन इंपॉर्टेंट हैं बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चूंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे, तो जिनको हम पॉजिटिव कहेंगे, अगर वही एनालिसिस हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं रहेंगी। तो हमारी एनालिसिस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, पॉइंट ए पे एक आउटवर्ड फोर्स लग रही है। इस तरह की जो आउटवर्ड फोर्स है, अगर हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं तो वो टेंशन को शो करती है। अब आप देखें, जब ए से बी पॉइंट तक हम जाते हैं, तो इस पूरे सेगमेंट में अप टू बी, बी इंक्लूड नहीं है, बी तक की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ए की फोर्स लग रही है पॉइंट ए पे, जो कि 82 के की है, आउटवर्ड की है और टेंशन में है हमारी एज्यूम डायरेक्शन की वजह से। तो पहले सेगमेंट पे सिर्फ आप देखें, ए से बी का जो डायग्राम है उसमें 82 के शो किया गया है, क्योंकि बी पे जाके फर्दर फोर्सेस लग रही है, लेकिन बी तक सिर्फ यही फोर्सेस थी। इस तरह की रिहर्सल हम पहले भी कुछ न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं। जब आप बी पे पहुंचते हैं तो देखें दो अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस लग रही हैं। अगर पहली डायरेक्शन को हमने टेंशन कहा है, तो ये चूंकि उसके ऑपोजिट है, तो ये फोर्सेस कौन सी होंगी? कंप्रेशनल फोर्सेस होंगी। तो बी पॉइंट पे जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो माइनस होंगी, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 12, मीन्स कि ये बी पॉइंट पे आके जो हमारा सेगमेंट था ए से बी तक, वो टेंशन में था, लेकिन बी पे जब कंप्रेशन की फोर्सेस लगी तो उसने बी सेगमेंट को कन्वर्ट कर दिया कंप्रेशन में, जो कि 12 के हैं, आप लोड डायग्राम में देख सकते हैं। अब बी से सी तक आप देखें, सी तक कोई भी आपके पास फोर्स नहीं लग रही इनके अलावा। तो जब आप सी पॉइंट तक जाते हैं, तब तक ये आपके पास कंप्रेशन में ही है पार्ट, और सी पे जाके दो और फोर्सेस लग रही हैं जो कि हमारी इनिशियल कन्वेंशन डायरेक्शन से टेंशन शो हो रही हैं। तो हमने उनको जमा किया, टेंशन पॉजिटिव होती है, तो आंसर हमारे पास 45 पॉजिटिव का आ गया। इट मीन्स कि सी पॉइंट पे आके फोर्सेस का सिनेरियो चेंज हो गया, लोड का सिनेरियो चेंज हो गया। अब सी पॉइंट जो है वो कंप्रेशन में नहीं रहा, टेंशन में आ गया। तो आपको सी से लेकर डी तक अब आप जब जाते हैं, तो डी पे एक फोर्स लग रही है, ऑल दो ये आउटवर्ड फोर्स है, लेकिन चूंकि हमारी जो डायरेक्शन कन्वेंशन है, डायरेक्शन हमने कहा था कि लेफ्ट साइड पे जो फोर्स होगी वो टेंशन को शो कर रही है, पॉजिटिव है, जो राइट साइड पे फोर्स लग रही है वो कंप्रेशन को शो कर रही है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव फोर्स कंसिडर होगी। तो आपका यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा और ये आपकी डायग्राम जीरो पे क्लोज होगी। आपकी डायग्राम का जीरो पे क्लोज होना लाजमी है। अगर जीरो पे क्लोज नहीं होती, इट मीन्स कि देयर इज सम एरर। तो ये आपकी लोड डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब पहला पार्ट था कि बताएं कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर है। अब आप देखें कि मैक्सिमम लोड कहाँ पर है। मैक्सिमम लोड तो आपके पास डायग्राम में 82 है। अब इस पॉइंट पे हमने ये नहीं देखना
कि वो लोड पॉजिटिव है या नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे लिए सिर्फ एक सेंस है कि टुवर्ड राइट जो फोर्स लग रही है वो नेगेटिव है, टुवर्ड लेफ्ट जो फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव है, लेकिन फोर्स तो मौजूद है। अब यहाँ पे 82 के आपके पास मैक्सिमम है, लेकिन हो सकता है कि अगर हम किसी और केस को स्टडी करें तो वहाँ पर 82 या 85 या 90 के कंप्रेशन में हो, तो तब भी आपका पी मैक्स जो है वो कंप्रेशन वाली फोर्स पे चला जाएगा। आप बता देंगे कि जी ये जो स्ट्रेस है मैक्सिमम ये कंप्रेशनल स्ट्रेस है। तो डिपेंडिंग अपॉन द केस यहाँ पे जो हमारा वो एक रियल लाइन का कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि पॉजिटिव 82 एंड माइनस का 90 में पॉजिटिव का 82 बड़ा है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो वैलिड है, जो साइन है वो सिर्फ ये हमें बताता है कि ये कंप्रेशन में है या टेंशन में। खैर इस केस के अंदर हमारे पास सिर्फ 82K मौजूद है जो कि टेंशन में है, तो हम पी मैक्स में उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। सेकंड आप देखें जो एरिया आपके पास है ये पूरे का पूरा जो शॉफ्ट है ये 2 इंच का है, तो ये शॉफ्ट उसने क्या शो किया है, मेरे ख्याल में ये उसने कहा है कि स्क्वायर शॉफ्ट है। तो स्क्वायर शॉफ्ट का एरिया क्या हो जाता है 2 इंटू 2 4। अगर यही शाफ्ट हमारा सर्कुलर हो जाए तो हम इसको, ये डायमीटर गिवन है तो पाई डी के कॉन्सेप्ट से उसका पाई डी स्क्वायर बाय 4 के कॉन्सेप्ट से हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया 20.5, और चूंकि ये टेंशन में था तो हमने आगे टी लिख दिया। अब सेकंड में आप ऑब्जर्व करें कि आपको उसने कहा कि डिफॉर्मेशन बताएं ए से लेकर डी तक कितनी। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है क्या ए से लेके डी तक जो हमारी बार है उस सब में लोड सेम है कि नहीं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ए से बी तक लोडिंग कंडीशन अलग है, बी से सी तक लोडिंग कंडीशन अलग है, और सी से लेके डी तक लोडिंग कंडीशन अलग है। तो हर किसी की जो डिफॉर्मेशन है वो अलग है। ऑब्वियसली जो पार्ट टेंशन में है उनकी लेंथ इंक्रीज होगी, और जो पार्ट कंप्रेशन में उनकी लेंथ डिक्रीज होगी। तो हर किसी को हमें अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। आप ऑब्जर्व करें जो पार्ट ए बी है उसमें लोड कितना है हमारे पास 82, उसकी लेंथ कितनी है 8। अब ये है फिट के अंदर, तो इसको हमने इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया। अब एरिया आपके पास क्या है 4 है, और जो आपको ई की वैल्यू दी गई है कि ये स्टील का बना हुआ है और इसकी ई की वैल्यू 30,000 है, तो वो यहाँ पर मेंशन है और वो PSI में थी, इसीलिए हमने सारी अपनी जो कैलकुलेशन है वो इंचेस में करी। अब आप ऑब्जर्व ये करें कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो करवाए जाएंगे, इसमें वेरिएंट आप चेक करें, उसमें लेंथ भी इसमें इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है और लोड चेंज हो रहा है। जैसे कि अगले पार्ट में आप देखें सिग्मा BC है, BC के अंदर आपका लोड है 12, लेकिन चूंकि कंप्रेशन में था इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। उस पार्ट की लेंथ है 5, उसे 12 से मल्टीप्लाई करके इंचेस में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, इसीलिए आपकी जो ई की वैल्यू है वो सब में सेम आई है इन दोनों में। इससे आप आगे चलते हैं तो 45 आपके पास लोड है और लेंथ है आपके पास 4, 12 से मल्टीप्लाई करके हमने इंचेस में कन्वर्ट किया। यहाँ पे भी आपका साइज सेम है, इसलिए आपका जो एरिया A4 आ रहा है और मटेरियल सेम है। हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हों जहाँ पे लोड लेंथ के साथ साथ आपका जो शेप है वो चेंज हो जाए, तो आपका ए चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज हो जाए, लाइक ब्रास आ जाता है, ब्रॉन्ज आ जाता है, कोई और मटेरियल आता है, कोई और अलॉय टाइप आ जाती है, तो आपका ई भी चेंज हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि आपकी जो डिफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोड और लेंथ के डिफरेंट होने की वजह से चेंज हो। माइट पॉसिबल है कि हम एक ऐसी डायग्राम बनाएं जहाँ पे सारे का सारा लोड सेम हो और उसकी लेंथ भी सेम हो मुख्तलिफ सेगमेंट की, लेकिन उसका मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, उसका एरिया डिफरेंट हो सकता है। तो जब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें डिफॉर्मेशन हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो इस केस में हमने इनको अलग सेगमेंट में इसलिए डिवाइड किया कि यहाँ पे लोड डिफरेंट है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे एरिया डिफरेंट हो सकता है, जहाँ पे लेंथ भी सिर्फ लेंथ डिफरेंट हो सकती है, लोड सेम होगा, साथ ही हो सकता है मटेरियल चेंज हो जाए। बाकी तो मतलब कुछ भी हम इसमें कर सकते हैं, P भी डिफरेंट हो सकता है, L भी डिफरेंट हो सकता है, A भी डिफरेंट हो सकता है, E भी। तो जो जो चीज़ डिफरेंट हो उस हिसाब से आपने
डिफॉर्मेशन के सेगमेंट्स बनाने हैं। ये नहीं करना कि सिर्फ लोड बेसिस पे देखने के लिए अगर तो एक ही लोड अप्लाई हो रहा है तो हमारा एक ही फार्मूला लगेगा, नहीं। कोई भी वैल्यू इस फार्मूले में से पी एल ए इन से चेंज होती है तो आपने उसको अलग सेगमेंट काउंट करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने सेगमेंट ए बी बी सी और सी डी काउंट किया है। तो बारह आप ये कैलकुलेशंस करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, जो कि इंक्रीज को शो कर रहा है। इट मीन्स कि अगर ये लोडिंग क्राइटेरिया हो, ये मटेरियल हो, तो आपकी जो शाफ्ट की लेंथ है वो इतने इंच इंक्रीज कर जाएगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगी। अब हम बात करते हैं प्रेशर वेसल्स की। ये एक एप्लीकेशन है एक्सियल लोडिंग की। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये ऐसे वेसल्स हैं, कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो उसको हम प्रेशर वेसल्स कहते हैं। आप नॉर्मल रूटीन में इवन बैलून को भी ऑब्जर्व करते हैं तो वो भी एक प्रेशर वेसल बन जाता है। ये बैलून के अंदर एयर जो है वो हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। और अगर आप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपके कंटेनर्स हैं जो ऑयल लेके जाते हैं, पेट्रोल लेके जाते हैं, या आपके घर में यूज़ होने वाले सिलेंडर्स हैं, सीएनजी सिलेंडर्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें, ये सब के सब जो है ये प्रेशर वेसल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस कोर्स में चूंकि हम बात करते हैं रिजिड मटेरियल्स की, तो हम बैलून्स और इस तरह के लूज मटेरियल को स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन जो रिजिड मटेरियल्स उनको हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे अगेन दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, एक थिन वॉल्ड होते हैं और एक थिक वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल में ये है कि अगर आपकी थिकनेस और जो भी उसका एक रेडियस शेप का निकाला जाता है वो 0.1 से कम है तो वो थिन में आ जाएगा, मतलब बारीक। इसमें ये होता है कि थिन वॉल में जो हमारा अलोंग द वॉल वेरिएशन है प्रेशर की वो यूनिफॉर्म होती है और बहुत निग्लेजिबल होती है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल का इफेक्ट प्रेशर के साथ नहीं है। लेकिन जो थिक वॉल है जहाँ पे थिकनेस रेडियस से बढ़ जाती है 0.10% से, वहाँ पे विद इन द वॉल भी आपके प्रेशर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उस प्रेशर वेरिएशन को भी काउंट करना पड़ेगा। इस कोर्स में हम सिर्फ थिन वॉल को स्टडी करेंगे, लेकिन आपको थिन वॉल और थिक वॉल का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक और टाइप है उसे हम कहते हैं श्रिंक फिट। श्रिंक फिटिंग ऐसे ही है कि उसमें आप दो ट्यूब्स ले लेते हैं, एक ट्यूब को हम दूसरे ट्यूब के अंदर फिट करते हैं, लेकिन जो अंदर वाली ट्यूब है उसका आउटर डायमीटर बाहर वाली ट्यूब के इनर डायमीटर से ज़्यादा होता है, मतलब वो आम कंडीशंस में उस पर फिट नहीं हो सकती, लेकिन हाई प्रेशर इंसर्ट करके उसको उसके दरमियान फिट किया जाता है और वो फिर अंदर वाली जो हमारी वेसल्स है वो थोड़ा सा श्रिंक होती है, अपना डायमीटर रिड्यूस करके उसमें फिट हो जाती है। और ये एग्जांपल जिन लोगों ने बाइक्स में काम करवाते हैं इंजन का कि जी स्लीव डलवाई है, वो बेसिकली प्रेशर वेसल की इसी एक्सप्लेनेशन को कहती है कि स्लीव जो डलती है उसका आउटर डायमीटर पिस्टन के इनर डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन वो हाई प्रेशर पे हैमरिंग कर करके उसको उसमें फिट करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑब्वियसली जो थिन वॉल प्रेशर है, थिन वॉल हमारे पास प्रेशर वेसल्स हैं, इनकी कैपेसिटी कम है मटेरियल को हाई प्रेशर पे लोड करने की, थिक वॉल की ज़्यादा। लेकिन जैसे से आप इंटरनल प्रेशर बढ़ाएंगे, आपको ज़्यादा थिक करना पड़ेगा, तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो जाती है। तो श्रिंक फिटिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपको वेसल बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना पड़ता, लेकिन वो ज़्यादा प्रेशर को सस्टेन कर सकता है। सिर्फ नाम की हद तक जो मैंने आप डिस्कशन की है, इस डिस्कशन की हद तक आपको प्रेशर वेसल्स का पता हो, लेकिन डिस्कशन डिटेल जो है वो हमारी सिर्फ थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स के ऊपर होगी। अब इसकी सबसे सिंपल जो थिन वॉल की है वो शेप बेस पे, इसको हम स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स कह सकते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक सफ़ेयर की शेप में होगा, राउंड होगा, और इसे अगर हम क्रॉस सेक्शन चेक करें तो इसका क्रॉस सेक्शन हमें नज़र आएगा बिल्कुल एक सर्कल की तरह। और इस सर्कल में हमारी ये एजम्पशन होती है कि किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाएं तो जो स्ट्रेस इसके इंटरनल है वो सेम। अब हम डिस्कशन करते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस हमारी ऑलरेडी नहीं है, कोई लोड उनकी वजह से नहीं है। अब हमारे पास पहले स्फेरिकल है शेप लाइक अ बॉल, उसको हमने ना दरमियान से इमेजिनरी कट ऑफ करके ये इस तरह की शेप बन गई है। अब ये एक ऐसी बॉल है जिसके अंदर कोई प्रेशर, आप लोग क्रिकेट वगैरह अगर खेलते हैं तो समटाइम कुछ टेनिस बॉल्स ऐसी होती हैं कि जब खेलते हैं उनको हिट करें तो वे ब्लास्ट से फट जाती है, मतलब उनके अंदर एक एयर प्रेशर होता है, गैस फिल की गई होती है। तो ये भी एक ऐसा प्रेशर वेसल है सर्कुलर सा जिसके अंदर कोई गैस फिल है। ये कोई सिलेंडर हो सकता है जो आपके घरों में गैस के लिए यूज़ हो सकता है, कोई हाई प्रेशराइज फ्लूइड इसके अंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो
हमारे पास प्रेशर है वो है स्मॉल पी, उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं फोर्स में तो वो कैपिटल पी बन जाता है। तो स्मॉल पी और कैपिटल पी का ख्याल रखिएगा। तो ये प्रेशर वेसल आपको दिखा दिया गया है जिसकी थिकनेस है टी, और इसको हमने कट ऑफ किया है। अब देखें कि गैस जो है वो अंदर है या लिक्विड है वो इसके अंदर है, उसने इसकी वॉल्स पे फोर्स लगानी है अपने प्रेशर की वजह से, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पे होना है, इस वेसल की वॉल्स के ऊपर। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप एक बैलून लेते हैं, बैलून में आप हवा भरते हैं, तो हवा भरने से क्या होता है कि उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता है, लेकिन उसका रिएक्शन क्या है कि बैलून का साइज इंक्रीज होना शुरू होता है, जो उसकी वॉल्स हैं उसमें उसका रिएक्शन शो होता है, उसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो प्रेशर वेसल है ऑब्वियसली ये लूज बॉडी नहीं है, सॉलिड बॉडी है। हाल इसमें भी ऐसे ही होता है कि जैसे से हमारे अंदर इस मतलब आपके पास कोई सर्कुलर है, आप उसमें जाते हैं मार्केट में, उसे कहते हैं जनाब इस सिलेंडर में गैस भर दो, तो जैसे से वो गैस भरता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेस होती जाती हैं, उनके दरमियान में उनमें वॉल्स में स्ट्रेस प्रोड्यूस होती रहती है, स्ट्रेस इंक्रीज होती रहती है उसके अंदर। तो जब वो स्ट्रेस इंक्रीज होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो आपका जो वेसल है वो ब्लास्ट हो जाता है। फॉर हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि किस हद तक सेफली हम जा सकते हैं, कितना लोड हम उसमें सेफली अप्लाई कर सकते हैं। आप में से जो लोग जिन्होंने सीएनजी पे गाड़ी वगैरह चलाई हैं या वो सिलेंडर लेने जाते हैं, तो उन्हें पता है कि सीएनजी पे भी प्रेशर होता है कि कितना प्रेशर है। आप उससे ज़्यादा प्रेशर कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता सीएनजी कि आप पुराने सिलेंडर में कर रहे हैं। वो जो पुराने सिलेंडर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो हो सकता है उससे प्रेशर से पहले ही वो ब्लास्ट हो जाए। इसी तरह जब हम घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें एक साइज़ है कि इस साइज़ के अंदर 13 किलो गैस आती है इसमें। वो 13 किलो गैस का मतलब ये है कि उसमें गैस का प्रेशर जब उसके स्टैंडर्ड से मीट करता है तो उस गैस का वजन 13 kg, 20 kg, 40 kg हो जाता है। तो वो सेफ लिमिट है बेसिकली। तो आई होप कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम को देखते हुए इंटरनल प्रेशर का और जो इसकी वॉल्स में स्ट्रेस डेवलप हो रही है जो कि स्मॉल एरो से शो किए गए हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इन पे हम फर्दर डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर अगर स्मॉल पी प्रेशर है, इसका रेडियस आर है, थिकनेस टी है, और उस प्रेशर की वजह से जो इसमें प्रेशर फोर्स है, क्योंकि हम प्रेशर को तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे फोर्स में जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी तरफ ये उसकी वॉल्स हैं सर्कुलर से जो मैंने शो की हैं, उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो सिग्मा ए है, एक्सियल स्ट्रेस है, और आर उसका रिएक्शन फोर्स है। ये रिएक्शन फोर्स क्यों बन रही है, ये उस एक्सियल स्ट्रेस की वजह से बन रही है। अब अगर आप इसका फ्रंट व्यू साइड व्यू लें तो ये आपको इस तरह का एक सर्कल सा नजर आएगा। तो इस सर्कल में आप ऑब्जर्व करें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है। तो जो प्रेशर फोर्स है वो किस में होगी कि प्रेशर इनटू एरिया जिस पे वो प्रेशर एक्ट कर रहा है, वो प्रेशर किस एरिया पे एक्ट कर रहा है, पाई आर स्क्वायर के ऊपर। तो ये आपके पास स्मॉल पी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वो प्रेशर फोर्स है जो इंसर्ट कर रही है। तो आपके घरों में जो सिलेंडर्स हैं उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर इतना प्रेशर हो, अगर कोई सर्कुलर शेप का है, तो इस फार्मूले से आप बता सकते हैं कि इसमें प्रेशर फोर्स कितनी है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे हमने शो कर दी है, इनवर्ट की ये आ रही है। अब आपको पता है कि इस दायरे का सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर, पाई डी या 2 पाई आर है हमारे पास। अगर आप इस शेप को जो मैंने क्रॉस सेक्शन शो किया है इसे काट के आप स्ट्रेट कर लें तो ये एक स्ट्रिप बन जाती है। ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि जो सर्कमफेरेंस हमारे पास है वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक लाइन ही है ना, इसको हम सर्कल लगाते हैं। जब आप 2 पाई आर कहते हैं तो 2 पाई आर बेसिकली उस लाइन की लेंथ है, लेकिन इस केस में ये एक सर्कल तो है बट इसकी कुछ थिकनेस भी है, तो ये लाइन की बजाय एक स्ट्रिप बन जाती है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो लेंथ ऑफ द लाइन है जो सर्कल बना रही है, और उसको अगर आप स्ट्रेट कर लें उस लाइन को तो उसकी लेंथ होती है 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे इस केस में वो सर्कल की कुछ ना कुछ थिकनेस है वेसल की, तो ये जब आप उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो एक स्ट्रिप बन जाएगी। उस स्ट्रिप की लेंथ है 2 पाई आर और थिकनेस है टी। तो इस जो स्ट्रिप की एरिया है वो कितना बन जाएगा, 2 पाई आर टी। ये एरिया हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि इसमें ये स्ट्रेस डेवलप हो रही है इसकी वॉल्स में, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करना है फोर्स में। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास फिर का क्या होगा, 2 पाई आर टी।
इसको हमने जब स्ट्रेस से मल्टीप्लाई किया तो ये रिएक्शन फोर्स बन गया। तो नाउ अगर हमें किसी तरह से हमने कोई सर्कुलर वेसल हमारे पास था, उसमें हमने गैस फिल की, गैस का प्रेशर हमारे पास आ गया, उससे प्रेशर फोर्स हमारे पास आ गई, स्ट्रेन गेजेस के साथ हमने ये देख लिया कि इसकी जो वॉल्स में स्ट्रेस कन्वर्ट हो रही है, तो उस स्ट्रेस को हम देख सकते हैं। अब स्ट्रेन गेजेस टाइम हमारे पास हमेशा तो अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए हम ये एनालिसिस करते हैं कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन R माइनस पी शुड बी इक्वल टू 0, इट मीन्स R इज इक्वल टू पी। आपने दोनों की वैल्यूज रख दी और यहाँ से सिग्मा ए की वैल्यू आ गई। तो आप सर्कुलर शेप में बता सकते हैं कि अगर उसके अंदर प्रेशर ये है, उसका रेडियस इतना है और उसकी थिकनेस इतनी है, तो उसमें जो वॉल्स में प्रोड्यूस होने के वाला जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखें इसमें आर भी कांस्टेंट है, ऑब्वियसली ये सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर बन चुका है, उसकी थिकनेस भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल है वो रह गया इंटरनल प्रेशर। तो जैसे जैसे आपका इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वॉल्स में स्ट्रेस बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि जो इस मटेरियल का ये सिलेंडर बना हुआ है, उस मटेरियल की क्या एबिलिटी है, उस एबिलिटी पे जिस पे आके वो फ्रैक्चर हो जाता है, कितनी स्ट्रेस को वो बर्दाश्त कर सकता है। तो उसके हिसाब से हम कहते हैं कि इसका सेफ यूज ये है। लेट्स से हम कहते हैं कि जी ये 100 PSI के ऊपर जाके, स्ट्रेस के ऊपर जाके ये मटेरियल फेल हो जाता है, हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है हमने 5, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 20, तो 20 PSI जो है ना हमारे पास वो अलाउएबल स्ट्रेस है। तो उसके अगेंस्ट हम प्रेशर को कैलकुलेट कर लेते हैं और बता देते हैं कि जी इतना प्रेशर गैस का होगा तो ये सिलेंडर हमारा जो सर्कुलर शेप का प्रेशर वेसल है ये ठीक है, ये सेफली काम करेगा, इससे ज़्यादा इसके ब्लास्ट होने का खतरा है। थैंक यू वेरी मच इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसकी दूसरी टाइप हमारे पास है सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स, कैप्सूल की तरह के हैं। इसमें दो तरह की स्ट्रेसेस हैं, अगर आप देखें शेप में, तो एक तो आपको स्ट्रेस ऐसे मूव नज़र करती हुई नज़र आ रही है, इट इज़ एक्सियल स्ट्रेस, और एक है हूप स्ट्रेस, इसको सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो ये दो तरह की स्ट्रेसेस हैं। इसके एक्सियल स्ट्रेस या मेरिडियनल स्ट्रेस इसका नाम है, और हूप को टेंजेंशियल और सर्कमफरेंशियल 3 नाम इसके दिए गए हैं। तो ये आपके सामने है। इसमें कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लगती, और अगर इसको हम डीपली कैप्सूल को ऑब्जर्व करें तो इसका फ्रंट व्यू हमें, अगर आप ड्राइंग में लेके जाएंगे तो आपको इसका फ्रंट व्यू नज़र आएगा सिलेंडर का। इट इज़ नॉट कैप्सूल बेसिकली सिलेंडर, तो आपको फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल नज़र आएगी और साइड व्यू में आपको स्पेयर नज़र आएंगे। तो जब हम इसकी डिस्कशन करेंगे तो दो तरह की स्ट्रेस होगी, एक तो हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस होगी जो स्फेयर में डेवलप हो रही है, इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और दूसरी हमारे पास ये हूप स्ट्रेस है, इसको हम अभी देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम चूँकि सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल की बात कर रहे हैं, अब सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के अगेन देखिए दो पार्ट्स हैं। आपको फ्रंट से वो एक रेक्टेंगल नज़र आएगा और साइड से अगर आप उसका साइड व्यू देखते हैं तो वो आपको एक सर्कल नज़र आएगा। तो जो सर्कल के अंदर एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि जो उसका रेक्टेंगुलर पोर्शन है उस पोर्शन में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो स्ट्रेसेस क्या हैं। तो उसके लिए ये हमारी सारी डिस्कशन है। अब आप देखें कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, कि ये 3D व्यू है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन सी हमारे पास है जिसकी लेंथ है L। अब आप देखें यहाँ पे दो चीज़ें एक हमारे पास हैं, जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक तो वो ये सर्कुलर पोर्शन में स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, और एक जो इसके रेक्टेंगुलर पोर्शन में वॉल्स हैं उस साइड पे ये स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। तो हमारे पास अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो सर्कुलर पोर्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। रेक्टेंगुलर पोर्शन जिसकी लेंथ L है उसमें हमने डिस्कशन करनी है। अगेन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर मैं इसको फ्रंट व्यू लूँ तो ये एक रेक्टेंगल सी है, ये मैं सर इसकी ना बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारी सरफेस नज़र आ रही है जिसकी थिकनेस है T, जिसकी लेंथ है L। मैं सिर्फ वॉल की बात करूँ तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो LT हो जाएगा। मतलब ये जो वेसल की वॉल है रेक्टेंगुलर साइड पे हमें नज़र आ रही है उसका एरिया LT। अगर उसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं उसको हमने हूप स्ट्रेस सिग्मा H का नाम दिया है, तो हमारे पास उसकी जो रिएक्शन फोर्सेस है Q, इट विल बिकम सिग्मा H into LT, where LT is the area of that side of the cylinder। अब यहाँ पे चूंकि दो आपको फोर्सेस नजर आ रही हैं, एक ऊपर Q है और एक नीचे Q,
अब सिलेंडर यूनिफॉर्म है, लेंथ सेम है, उसकी थिकनेस सेम है, तो ये जो रिएक्शन फोर्स है दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब हम देखते हैं कि जो इसके अंदर प्रेशर फोर्स डेवलप हो रही है वो क्या है, उसे हमने कैसे कैलकुलेट करना है। आप ऑब्जर्व करें, ये जो हमारे पास हाइट है ये कितनी होगी, ऑब्वियसली ये डायमीटर है, डायमीटर बराबर होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस, और ये जो है हमारे रेक्टेंगुलर प्रेशर की लेंथ। अब फिर ये 3D व्यू है, मे बी आप कंफ्यूज हो, तो आप साइड से आप इसको देखें तो आपको ये एक ऐसी रेक्टेंगल नज़र आ रही है जिसकी लेंथ L है और जिसकी हाइट 2R है, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा 2RL। और इसमें ऑब्वियसली जो गैस हम फिल कर रहे हैं, गैस का प्रेशर है स्मॉल p, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे प्रेशर फोर्स के अंदर तो वो बन जाएगी 2PRL, क्योंकि हमने इसको अरेंज कर दिया है, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस और एनी अदर लिक्विड, एनी अदर फ्लूइड, 2R is the radius and L is the length। यहाँ पे हमें पता चल गया कि P इनवर्ट फोर्स है, एक्शन फोर्स है, और Q आउटवर्ड रिएक्शन फोर्स है। अब यहाँ पे अगेन 2Q माइनस पी, बिकॉज आप ऑब्जर्व करें कि दो वॉल्स हैं, एक ऊपर वाली वॉल और एक नीचे वाली वॉल है, और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, जबकि जो सर्कमफेरेंस था वो पूरा कनेक्टेड था हमारे पास लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे 2Q इक्वल टू पी बन जाएगा, आप वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हूप स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी PR/T, मतलब रेडियस डिवाइडेड बाय थिकनेस है मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर है। अगेन अगर हमारा कोई सिलेंडर बना हुआ है, उसका रेडियस भी फिक्स होगा, उसकी थिकनेस भी फिक्स होगी, तो वो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हूप स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इंटरनल प्रेशर के। अब जो एक्सियल स्ट्रेस हमने कहा था सर्कुलर पोर्शन के लिए, क्योंकि इस जो सिलेंड्रिकल शेप प्रेशर वेसल है उसमें दो तरह की स्ट्रेसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सियल है और एक हूप है, तो उसका फार्मूला ये था। तो यहाँ से हम देख के कह सकते हैं कि जो हूप स्ट्रेस है वो एक्सियल स्ट्रेस से डबल होंगी, लेकिन किस केस में, जब आप बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप प्रेशर वेसल्स की, और ये सारी की सारी डिस्कशन जो है सिर्फ थिन वॉल प्रेशर वेसल के लिए। हमारा जो मटेरियल है वो एक ख़ास शेप में नहीं होता, वो पैराबोलिक हो सकता है और हाइपरबोलिक हो सकता है, एलिप्टिकल शेप हो सकती है। तो इस केस में हम थिन शेल्स ऑफ रेवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। इसमें भी आप देख लें कि ये टेंजेंशियल और मेरिडियनल स्ट्रेस है, इनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस बेसिकली हूप स्ट्रेस है और मेरिडियनल स्ट्रेस जो है वो एक्सियल स्ट्रेस है। लेकिन थिन शेल ऑफ रेवोल्यूशन में जो हमारे पास प्रेशर वेसल्स बनते हैं उसमें सिलेंड्रिकल वाला रिलेशनशिप नहीं आता, जहाँ पे हूप स्ट्रेस एक्सियल स्ट्रेस से डबल होती है। तो इसकी डिस्कशन अलग है, वो प्रूफ आपके कोर्स में शामिल नहीं है, आप अपने तौर पर उसको डिस्कस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये प्रूफ है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाते। इसका जो फाइनल रिलेशनशिप हमारे पास है वो ये है, ऑल दो प्रूफ इतना मुश्किल नहीं है बट इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेरिडियनल स्ट्रेस ओवर मेरिडियनल रेडियस प्लस टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर टेंजेंशियल रेडियस इज इक्वल टू प्रेशर ओवर थिकनेस। तो ये थिक वॉल प्रेशर वेसल्स हैं, इसकी सभी में डिस्कशन प्रूफ शामिल किए गए हैं। ये सिर्फ आपके कोर्स में तो शामिल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इतना करना है कि आप लोग को पता हो कि थिन वॉल और थिक वॉल में फ़र्क क्या है, वो आप फ़र्क को क्लियर कर लें। लाइक अब जो थिन वॉल था उसमें हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कंसिडर नहीं किया था, इंटरनल प्रेशर की बात की, लेकिन थिक वॉल में एक्सटर्नल प्रेशर भी काउंट होता है, और वो इसलिए काउंट होता है कि चूंकि उसकी वॉल थिक हो जाती है। अब विद इन वॉल हम ये कहते हैं कि जी आपका जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट है, लेकिन थिक वॉल में वो कांस्टेंट नहीं होती, वो इंटरनल साइड पे स्ट्रेस ज़्यादा होती है और आउटसाइड पे वो स्ट्रेस कम होती है। तो इसलिए इसकी डिस्कशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट है, वो मैंने गिवन है। कोर्स में सिर्फ आपको उनका फ़र्क क्लियर होना चाहिए, उनके नाम का पता होना चाहिए।
श्रिंक फिट प्रेशर वेसल्स ये आपके असाइनमेंट के तौर पे मैंने छोड़ दी है। ये इस तरह का होता है कि आप में से कभी किसी ने अगर स्ट्रेंजर्स का गाड़ी का काम करवाया हो, बाइक्स वगैरह का, तो वो एक स्लीव सी डालते हैं अंदर। होता ये है कि इसमें हम दो लेयर्स लेते हैं प्रेशर वेसल्स के लिए। एक आउटर लेयर होती है और एक इंटरनल लेयर होती है। दूसरे में आप दो रिंग ले लेते हैं। अब अगर जो एक रिंग का आउटर डाया और दूसरे रिंग का इनर डाया, ये दोनों बराबर होंगे तो वो रिंग आपस में सुकून से फिक्स हो जाएंगे। लेकिन वो फिक्स तो होंगे बट दे कैन स्लिप, आप इजीली उनको मूव कर सकते हैं। बट अगर वही केस हो कि एक रिंग का आउटर डाया थोड़ा सा बड़ा है दूसरे रिंग के इनर डाई से, अब आप उनको फिक्स करने की कोशिश करें तो वो फिक्स नहीं होंगे, तो उस केस में हम उनको एक प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ उनको हम इम्पोज करते हैं और वो थोड़ा सा कंप्रेस होकर फिक्स हो जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी को फिट करते हैं तो अब उस प्रेशर वेसल की जो कैपेबिलिटी है प्रेशर को विद होल्ड करने की, वो बढ़ जाती है। मतलब कि आपका मटेरियल वही होगा स्टील का, लेकिन वो अपने इक्विवेलेंट साइज का थिन वॉल या थिक वॉल, अमूमन ये थिक वॉल के इक्विवेलेंट साइज का होता है, उससे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस प्रेशर को मेंटेन कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में श्रिंक फिटिंग प्रोसेस से हमारा जो प्रेशर वेसल तैयार होता है वो मटेरियल सेविंग की साइड पे जाता है, बिकॉज वो अपने इक्वलेंट थिक वॉल प्रेशर वेसल्स के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेस को कैलकुलेट करता है। और ये ज़्यादा स्ट्रेस कैसे आती है, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई की होती है उनको फिट करने के लिए। तो इसको काइंडली आप रीड आउट करें, लेफ्ट हैंड असाइनमेंट है, 2-3 पेज की असाइनमेंट बनाएं और उसकी आपको मुझे सबमिट करवाएं। थैंक यू वेरी मच।